चलिए मेरे साथ साथ फाइल करिए अपनी आइटर 1 फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, या असेसमेंट ईयर होता है 22-23। लास्ट डेट है 31 जुलाई 2022। सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या आपको कहीं पे अपनी आइटर सबमिट करनी है तो मेरे साथ साथ फाइल कर लीजिए। पूरी गाइडेंस दे रही हूँ इस वीडियो में, वीडियो इसीलिए लंबी है पर एंड तक देखेंगे तो इजीली फाइल कर पाएंगे। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा और अगर बेनिफिशियल लग रही है तो और भी लोगों को इसका बेनिफिट देने के लिए शेयर जरूर करिएगा। आप चाहते हैं आप आईटीआर सिर्फ अपनी ही नहीं और भी पर्सन्स की भर पाएं और आप सीख सकें आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4 चारों डिटेल में, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 20 अप्रैल से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। लाइव क्लास के साथ आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है और अभी हमारे कोर्स पे डिस्काउंट भी ऑफर है। तो studybuddy.com को विजिट करिए, इस कोर्स में एनरोल करिए या फिर लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको यूज करके भी आप बाय कर सकते हैं। और भी कोर्सेज के बारे में हमारे बात करेंगे वीडियो के एंड में। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आती है, आप खुद फाइल नहीं कर पाते हो या टाइम नहीं है आपके पास, तो स्क्रीन पे आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है, आप इनकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। इनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दिया है। इसके लिए आइए www.incometax.gov.in। यहाँ पे अगर आप रजिस्टर नहीं हैं तो खुद को रजिस्टर कर लीजिए। जो डिटेल्स पूछी है उनको डाल के, नहीं करना आता रजिस्टर तो वीडियो मैंने यहाँ बटन पे लिंक कर दी है, उसको देख के कर लीजिए रजिस्टर। रजिस्टर ऑलरेडी कर चुके हैं तो अब करिए लॉगिन। लॉगिन कैसे करना है, यहाँ पे डालना है पैन एंटर करिए, कंटिन्यू करिए, पासवर्ड डालिए और आपका डैशबोर्ड आपको अपीयर हो जाएगा। डैशबोर्ड पे आके ऑप्शन आएगी ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करोगे तो यही पेज आ जाएगा जो आपको मेरे डैशबोर्ड पे यहाँ दिख रहा है। यहाँ से असेसमेंट ईयर चूज करोगे। दो ऑप्शन है आइटर को भरने की, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। हम सीख रहे हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन के केस में आप डायरेक्टली यहाँ पोर्टल से ही फाइल कर सकते हो, इसमें बट एक सेशन का टाइमर होता है 90 मिनट्स का। इसके बाद ये अपने आप, अगर आप कहीं चले जाते हो, बीच में उठ जाते हो या कोई काम आ जाता है आपको, तो आपका जो अकाउंट है वो अपने आप लॉग आउट हो जाता है। ऑफलाइन मोड में यूटिलिटी के थ्रू करते हो तो यूटिलिटी में ऐसा कोई टाइमर नहीं होता, वो चलता रहता है वर्जन। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस है। अदरवाइज चाहे आप ऑनलाइन फाइल करें ऑफलाइन फाइल करें, बिल्कुल सेम है हर चीज, बस ऑफलाइन में एक आपको अपलोड करनी होती है जीएसएन फाइल। ठीक है, हम क्लिक करेंगे ऑनलाइन पे। बट इससे पहले यहाँ मैं आपको आइटर भरना तो सिखा रही हूँ ऑनलाइन, इससे पहले आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, सर्विसेज में आना है, अपनी एनुअल इन्फॉर्मेशन चेक करनी है पहले। ठीक है, ये है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इस पे क्लिक करना है। क्लिक कर लेना है प्रोसीड पे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही नए पेज पे आ जाओगे, इंस्ट्रक्शंस आएंगी एआईएस की एंड देन यहाँ पे ऑप्शन है एआईएस देखने की, ये है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ छुपा नहीं है, आपकी सारी की सारी इनकम आपके एआईएस में आती है। कैसे दिखती है चलिए दिखा रही हूँ। ये आती है आपकी एआईएस। आपको फाइनेंशियल ईयर का ध्यान रखना है, कौन से ईयर का आपको एआईएस देखना है, 21-22 का फाइनेंशियल ईयर का ध्यान रखिएगा, उस ईयर का निकालिए। दो ऑप्शन आएंगे, समरी फॉर्म में देखने की या डिटेल में। समरी में दिखेगा आपकी जो भी आपकी शो करी गई है इनकम, जैसे कि यहाँ पे दिख रही है सैलरी, रेंट रिसीव्ड एंड डिविडेंड। तो आजकल आपकी सारी इनकम्स आपके एआईएस में रिपोर्ट होते हैं। आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हो, आपकी सैलरी इनकम है, आपको किसी से रेंट रिसीव हुआ है, आपका डिविडेंड है, आपकी कोई एसएफटी ट्रांजैक्शंस हैं, किसी ने आपका टीडीएस टीसीएस काटा है, आप बिजनेस करते हो, आप प्रोफेशन करते हो, एवरीथिंग विल बी शोन इन द एआईएस। इवन आपके जो बैंक में इंटरेस्ट आता है ना या एफडी का आपका जो इंटरेस्ट है वो भी सारा का सारा एआईएस में शो होता है। ऐसा किस लिए किया गया, क्योंकि बहुत से पर्सन ना तो अपना बैंक इंटरेस्ट दिखाते थे, शेयर्स में ट्रेडिंग करते थे, बहुत से पर्सन उसको दिखाते ही नहीं थे। आईटीआर में अब सब कुछ एआईएस में आता है और एआईएस के अकॉर्डिंग अगर इनकम नहीं दिखाओगे तो फिर आएगा इनकम टैक्स से नोटिस। अब वैसे तो आपका सारा टीडीएस टीसीएस सभी डेटा एआईएस में आ जाता है, बट कई बार थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है उसमें, तो आपको एक बार 26 भी अपना डाउनलोड करके देख लेना। वो कहाँ से होता है वो बता रही हूँ। 26 एज के लिए ई फाइल में आइए, इनकम टैक्स रिटर्न में आइए, व्यू 26 एज करके यहाँ से अपना 26 एज डाउनलोड कर लीजिए। किसी ने भी अगर आपका टीडीएस टीसीएस काटा है तो वो भी आपको इसमें शो होगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने अपने दोनों डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, एआईएस एंड 26 एज। अब बढ़ रहे हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऑनलाइन फाइलिंग पे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग, कोई ड्राफ्ट होगा तो यहाँ दिखेगा, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करिए। किस स्टेटस में रिटर्न भर रहे हो, हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअली सिलेक्टेड है, कंटिन्यू कर दीजिए। आइटर फॉर्म आइटर 1 की हम बात कर रहे हैं, किसके लिए एप्लीकेबल है, जिनकी या तो सैलरी इनकम है, एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, कुछ अदर सोर्सेज की इनकम है थोड़ी बहुत, एग्रीकल्चर इनकम है तो बस 5,000 तक की, या फिर पूरी टोटल इनकम मिला के 50 लाख से कम है, और किसी कंपनी में अगर आप डायरेक्टर नहीं हो, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर नहीं है आपके पास, आप रेजिडेंट हो, इंडिविजुअल हो, तो आप आइटर 1 फॉर्म भर सकते हो। प्रोसीड करते हैं आइटर 1 के साथ।
और कौन सा फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल है वो वीडियो देखनी है तो मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दिया। बहुत से पर्सन कंफ्यूज रहते हैं, कई बार सैलरीड पर्सन शेयर ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं तो उनको फिर आईटीआर 3 भरनी है या आईटीआर 2 भरनी है, ठीक है। तो मेक श्योर इस चीज के लिए क्लियर रहे। अब क्लिक करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड पे। अब आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाई आर यू फाइलिंग योर रिटर्न, उसका आंसर दो हमें। हमने 3 कैटेगरी बना दी है, इनमें से कोई एक चूज कर लो। क्या आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है, यानी आपकी जो 2.5 लाख की छूट हमने एग्जाम्पशन की दे रखी है उससे ज्यादा की इनकम है, अगर है तो इस पे क्लिक कर लो। या फिर आप बिकॉज ऑफ दीज रीजन आईटीआर तो नहीं फाइल कर रहे हो, कौन से 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट अपने एक या एक से ज्यादा बैंक अकाउंट में जमा करा दिया ड्यूरिंग द ईयर, 2 लाख से ज्यादा का खर्चा फॉरेन ट्रैवल पे कर दिया, 1 लाख से ज्यादा का कंजम्पशन है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अगर इन कैपेसिटी में भर रहे हो तो इनमें से किसी एक को चूज करो। ये दोनों नहीं है तो अदर ऑप्शन है, मैं इसको एक बार चूज कर लेती हूँ। कंटिन्यू करते हैं। नाउ आपको जो ये ऑप्शन आ रही है, यहाँ लिखा है कि आपका बहुत सारा डेटा प्रीफिल होगा, मेक श्योर आप उसको चेक कर लें और तभी प्रोसीड करें। ओके कर देते हैं। अब आपकी देखिए स्टेप्स बता रहा है। आप डैशबोर्ड से फाइल आईटीआर पे आए हो, आईटीआर 1 पे आए हो, अब आप पहुंचे हो वैलिडेट रिटर्न पे। यहाँ आके आपको 5 चीजें भरनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस, टैक्स पेड, ये तो अपने आप कंप्यूट होगी। इसके बाद दूसरी प्रोसेस कंफर्म करिएगा अपनी रिटर्न समरी को, तीसरा वेरीफाई करेंगे एंड सबमिट करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टेप्स पे। पहला स्टेप दिख गया आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये डिटेल है आपकी प्री फिल्ड, आप इसको क्रॉस चेक करिए और कुछ डिटेल्स आपको खुद भरनी है। तो एक चीज और है, मैं पहले बैक चलती हूँ जो मैं आपको बताना चाहूंगी, बैक टू समरी, कि जैसे जैसे आप एक एक टैब में डाटा भर लेते हो ना, आगे की टैब्स एक्टिव होनी शुरू हो जाती है। और किसी टैब को कंफर्म करने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि आप उसको एडिट नहीं कर सकते, आप कंफर्म के बाद भी एडिट कर सकते हो। जब तक आपकी डिटेल्स पूरी तरह से करेक्ट ना फिल हो जाए ना, तब तक आप एडिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे, आपका पूरा पर्सनल डेटा आ जाएगा, आपका एड्रेस, नाम वगैरह, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और जैसे इस केस में क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट डिटेल पूरा नहीं दिख रहा, तो फिर आपको एडिट करके पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे एंटर करना है। ये आपको अदरवाइज आगे नहीं बढ़ने देगा। देन आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ से सिलेक्ट करना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा इस बार चेंज है, पहले पेंशनर के लिए ना अलग अलग ब्रेकअप नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हो आप, स्टेट गवर्नमेंट के या पीएसयू के, आप ब्रेकअप कर दिया। तो जो भी आप हो, अगर आप सैलरीड पर्सन हो और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो ये ऑप्शन है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, पीएसयूज के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए, पीएसयू पेंशनर्स के लिए, अदर पेंशनर्स। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो तो अदर सिलेक्ट करो। अगर आप एम्प्लॉय हो ही नहीं, आप तो सिर्फ अदर इनकम के लिए आईटीआर 1 भर रहे हो तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर लो, ठीक है। मैं इस केस में अदर सिलेक्ट कर ली। फाइलिंग अंडर सेक्शन, अभी जो आपको रिटर्न भरनी है फिल्ड अंडर सेक्शन पे इसको कर्सर को ले आना है, इस पे क्लिक कर देना है 139(1) पे। वैसे ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक ही ये सेक्शन चूज होगा, 31 जुलाई तक यही सेक्शन आपका चलेगा। देन अब हमारे पास 2 टैक्स रिजीम है, न्यू एंड ओल्ड। न्यू में आपकी डिडक्शंस छीन ली जाती हैं और टैक्स का रेट थोड़ा सा कम है, तो अगर नए रिजीम में जा रहे हो यस करो। यस करोगे तो वार्निंग आ जाएगी, ये डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगी, आप पढ़ सकते हो। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी आपकी, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट हो गया, फैमिली पेंशन की डिडक्शन होगी, चैप्टर 6(a) की डिडक्शन होगी, सिर्फ 80CCD2 की मिलती है और सारी छीन ली जाती है। सैलरी के जो अलाउंसेज हैं काफी सारे आपके लिए अवेलेबल नहीं होते, तो यहाँ पे आपको बोला है कि पढ़ लो इनको, ये अवेलेबल नहीं होंगे आपको, फिर करो प्रोसीड, ठीक है। तो अगर आप नए रिजीम में जा रहे हैं तो प्रोसीड कर दो। मैं नो के साथ दिखाऊंगी आपको, क्योंकि डिडक्शंस भी आपको बतानी है जिन पे डिडक्शंस एप्लीकेबल है। देन आपके बैंक डिटेल यहाँ दिखते हैं, ठीक है। वैलिडेटेड बैंक डिटेल आपका है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट को रिफंड करो। अगर आपको लग रहा है आपका बैंक डिटेल यहाँ पे प्रोसेसिंग में दिख रहा है, एरर आ रही है, तो आप उसको डिलीट करो अपनी प्रोफाइल में जाके और फिर नया बैंक अकाउंट ऐड करो। ये एरर क्यों आ जाती है, कई बार क्या है, आजकल बैंक मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, मर्ज होने की वजह से फिर IFSC कोड्स चेंज हो जाते हैं, इस वजह से ये दिक्कत आ जाती है। तो आपको अपना बैंक अकाउंट करेक्ट करना है, जहां भी प्रोसेसिंग एरर आ रही है, वैलिडेशन एरर आ रही है, उसको डिलीट करो, दोबारा नया अपना बैंक अकाउंट ऐड करो प्रोफाइल में, फिर आपकी आईटीआर यहाँ पे इजीली फाइल हो जाएगी। तो बैंक डिटेल में लास्ट ईयर ये दिक्कत आती थी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ गाइड करा है। तो अपनी सारी डिटेल्स को भर के कंफर्म कर दो, ठीक है। कर दिया मैंने कंफर्म, ये टैब मेरा कंफर्म हो गया। नीचे एक और टैब एक्टिव हो गया ग्रॉस टोटल इनकम का, इस पे क्लिक किया। अब आपसे ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, इनको छोड़ दो, स्किप द क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाओ। चाहो तो इनके आंसर भी दे सकते हो। यहाँ पे अब आपको भरनी है अपनी इनकम, किसके साइड की, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज और एग्जाम्पटिव। तो चारों की बात करते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आपको फॉर्म 16 अगर मिला है तो फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग यहाँ डिटेल भरनी है। फॉर्म 16 नहीं मिलता
सैलरी स्लिप उठा लो या पूरे साल की अपनी सैलरी की कैलकुलेशन कर लो। पेंशनर हो आप तो बैंक स्टेटमेंट में आपकी जो पेंशन आ रही है वो उठा लो, या फिर अगर आपका टीडीएस कटा है तो बैंक आपको फिर फॉर्म 16 देगा आपका, वो पेंशन अपनी डाल लेना। तो हम पहले डालते हैं सैलरी की डिटेल, एडिट कर लेते हैं। तो अब आपको जो यहाँ पे फील्ड दिख रहे हैं ना, सेक्शन 17 1 2 3 एज इट इज आपके फॉर्म 16 में दिए होते हैं। देखो ये आप इस पे आओगे ना, आई बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपको बता भी रहा है आपके फॉर्म 16 में ग्रोस सैलरी के ब्रेकअप में पहला ब्रेकअप होगा सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेनिंग 17 1, वो अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे अच्छे से बता रखा है। और अगर एआईएस में इंफॉर्मेशन होगी तो एआईएस से इस जगह से उठ के ये ऑटो फिल आएगी। ऑटो फिल आ रही है अगर इंफॉर्मेशन तो चेक कर लो, ठीक है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो एडिट करके ठीक कर लो। फॉर्म 16 भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा दिखता है जब आपको मिलता है। ये इस फॉर्मेट में आपका फॉर्म 16 आपको मिलता है। ये ग्रोस सैलरी दी होती है, ये तीनों सेक्शंस में जो अभी हमें आईटीआर में भी डालने हैं। कोई रिपोर्टेड टोटल अमाउंट सैलरीज रिसीव फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर आपने दिखाई होती है वो भी दिखती है। इसमें बड़ा ध्यान रखना होता है आपको, अगर आपको 2 एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 मिला है, पुराने एम्प्लॉयर की सैलरी आपने यहाँ दिखाई, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको भरनी होती है अपनी आईटीआर। और अगर आईटीआर भरने में आपको कोई भी दिक्कत आई तो जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया है, आपको स्क्रीन पे वेबसाइट दिख रही है, आप इनकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। इसमें से अलाउंसेस हमारे एग्जाम अलाउंसेस डिडक्ट करे जाते हैं। देन आपकी आ जाती है डिडक्शंस घटाने के बाद इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, यही हमें वहां पे रिपोर्ट करनी है सारी चीजें। चले जानते हैं कैसे। वैल्यू ऑफ परक्विजिट सेक्शन 17(2), ये देखिए ये भी आपके फॉर्म 16 में यहाँ पे लिखी होगी, जो अमाउंट है वो डाल दीजिए। मान लीजिए इस केस में 17(1) की इनकम तो है 5 लाख, एज पर सेक्शन 17(2) है 0, एज पर सेक्शन 17(3) है 0, जो भी आपका अमाउंट है आप डालिएगा। देन ये एक रिलीफ का नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था 89A, ये कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल है, जिसकी डिटेल मैंने डाल दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगी। ये उन पर्सन के लिए जो स्पेसिफाइड पर्सन है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, और स्पेसिफाइड अकाउंट में स्पेसिफाइड कंट्री में अपना कोई बैंक अकाउंट ओपन करा लेते हैं फॉर फॉरेन रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो उनको उस पर रिलीफ क्लेम करनी होती है, उसके लिए ऑप्शन है। ये आप पर एप्लीकेबल नहीं होगी, आप इसको छोड़ दो, ये वाला भी 89A का ही ऑप्शन है, ये भी 89A का ऑप्शन है। अगर किसी पर्सन पे एप्लीकेबल है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं फिर उनके लिए 89A को सेपरेटली बताने की वीडियो अलग से बना दूंगी। देन हमारे डलने हैं एग्जाम अलाउंसेस, इसकी हमारे पास लिस्ट है। ये जो लिस्ट है ना, इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज आपके फॉर्म 16 में भी ब्रेकअप दिया होगा। जैसे डेट कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी आपको मिल गई, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन मिल गई, ज्यादातर पर्सन को एचआरए मिलता है तो एचआरए यहाँ पे आएगा आपका। ये अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट, इसको सिलेक्ट करो और एचआरए डाल दो। बहुत सारे अलाउंसेस आपको लिस्ट में नहीं दिखेंगे, तो वो कुछ इन सेक्शंस में कवर होते हैं। 10(14)(1) में, 10(14)(2) में, कुछ नहीं समझ आ रहा तो फिर एनी अदर की ऑप्शन है, एनी अदर सिलेक्ट करो, एज पर फॉर्म 16 डाल के अपने एग्जाम अलाउंसेस डाल लो, और वो आपके फॉर्म 16 में भी दिखते हैं, मैं दिखा रही हूँ। ये आपका फॉर्म 16 होगा, यहाँ पे लेस अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जाम अंडर सेक्शन 10, उनका पूरा ब्रेकअप दे रखा होगा एम्प्लॉयर ने। इवन अदर जो अलाउंस है उनका भी ब्रेकअप दे रखा होगा, अमाउंट दे रखा होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे अलाउंसेस अपने आईटीआर में डालने हैं। मान लो एनी अदर है, मैं एज पर फॉर्म 16 लिख के और इसको डाल देती हूँ। ये मेरे को अलाउंस मिला है 15,000 का, ऐड कर लिया मैंने। एक और मुझे ऐड करना है एचआरए, तो मैंने सिलेक्ट करा। तो कितने भी अलाउंसेस आप ऐड कर सकते हो, जितने भी आपके फॉर्म 16, ये भी मान लीजिए है 15,000। जो अलाउंसेस इन सेक्शंस में कवर हो रहे हैं ना, सेक्शन 10(14)(1) एंड सेक्शन 10(14)(2, कुछ इंपॉर्टेंट अलाउंसेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जो इन सेक्शंस में कवर है, तो आपको पूरी हेल्प मिल गई है। अब अलाउंसेस डालने की आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत से पर्सन मेरे पास ना ऐसे क्वेरीज आती हैं आईटीआर पे कि हम आर्मी पर्सन हैं, हम नेवी के पर्सन हैं, हमें कुछ अलाउंसेस ऐसे मिलते हैं जो आपने यहाँ नहीं बता रखे हैं, तो मैक्सिमम इन्हीं में कवर होंगे 10(14)(1) और 2 में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके अलाउंसेस कहीं कवर ही नहीं है तो फिर एनी अदर भी ऑप्शन है, वैसे इनमें कवर होंगे, तो वो आपको चेक कर लेंगे, गूगल से भी हेल्प मिल जाएगी। इन सेक्शंस के लिए कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी अलाउंसेस डालने। एग्जाम्पल अलाउंसेस डाल लेना। कुछ पर्सन क्या करते हैं, कई बार अपने एम्प्लॉयर को अपने हाउस रेंट रिसीट्स नहीं देते, वहां से एचआरए क्लेम नहीं करते और सोचते हैं हम आईटीआर के साथ क्लेम कर लें, तो आप कर तो सकते हो। वैसे जनरली आपकी जो आईटीआर है ना, एज पर फॉर्म 16 ही जानी चाहिए। आप आईटीआर अपने आप क्लेम तो कर सकते हो फिर आईटीआर के साथ, बट नोटिस आने के हायर चांसेस रहते हैं, तो मेक श्योर अपने एम्प्लॉयर्स के थ्रू ही सारी डिडक्शन एग्जाम्पशंस क्लेम किया करें।
ये भी 89A का है अमाउंट डालने का ऑप्शन, इसको आप छोड़ दीजिए। नीचे आ गई आपकी नेट सैलरी, इसे अपनी फॉर्म 16 के साथ क्रॉस चेक जरूर कर लेना। अब सैलरी पे 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है ओल्ड स्लैब में, नई स्लैब में नहीं मिलती है। ओल्ड स्लैब में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, सभी के लिए है, ये अपने आप यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। देन है एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह अपने आप को वहाँ पे चूज किया है नेचर में, सैलरी के नेचर में, और फिर आपके फॉर्म 16 में भी एंटरटेनमेंट अलाउंस है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रोफेशनल टैक्स, ये कुछ स्टेट्स पे एप्लीकेबल है, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट डिडक्ट हुआ है, फॉर्म 16 में दिख रहा होगा, डाल दीजिए। आपकी आ जाएगी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, इसको आपने चेक करना है, सही है तो सेव कर लेना है। तो हमने सैलरी डालना सीख लिया। और अगर आपको पेंशन मिल रही है ना, तो पेंशन आपको सिंपल, जो सबसे पहला हमारा हेड है ना, ये सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), इसमें डाल देनी है अपनी पेंशन पूरी की पूरी। और अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिला है, सैलरी स्लिप से आईटीआर भर रहे हो, तो आपके जो सैलरी है पूरे साल की वो आप यहाँ पे एंटर कर दो। कोई ब्रेकअप और है तो डाल लो, अदरवाइज पूरी सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग अपनी सैलरी यहाँ पे एंटर कर लो। ठीक है, इजी है सैलरी डालना। डाल लिया आपने मेरे साथ साथ, चलिए बढ़ते हैं आगे। सेव करते ही हम आगे उसी पेज पे। अब हम डालेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एड एडिट डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप पे क्लिक करिए। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम नहीं है तो छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज लीव कर दो। हाउस प्रॉपर्टी में आपसे पहले तो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पूछी जाती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी खुद ही रह रहे हो, लेट आउट यानी किसी को किराए पे दे रखी हो, रेंट रिसीव कर रहे हो। डीम लेट आउट यूज केस में होता है जब किसी पर्सन के पास 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी होती है, तो बाकी की प्रॉपर्टीज डीम लेट आउट मान ली जाती है। तो अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और आपने हाउसिंग लोन ले रखा है, तो ये सिलेक्ट करो सेल्फ ऑक्यूपाइड। अपना हाउसिंग लोन सर्टिफिकेट निकालो 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22। ये आपको आपके जहां से भी आपने लोन लिया वहां से मिल जाएगा पूरे साल का। जितना इंटरेस्ट उसमें लिखा है ना, आपने पूरे साल का पे किया है, वो यहाँ पे एंटर कर लो। यहाँ पे 2 लाख तक का इंटरेस्ट डिडक्शन अलाउड है, वो मैंने डाल दिया। और अगर कोई पहले आपने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी थी, वो रेंट आपको अब रियलाइज हुआ है, वो आपको दिखाना है, तो आप यहाँ दिखा सकते हो, अदरवाइज इसको 0 कर दो। डाल लिया आपने, हाउसिंग लोन डाल लिया, ये था हाउसिंग लोन डालने का ऑप्शन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। अगर आपने प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे दे रखी है तो लेट आउट चूज करिए, जितना रेंट मिला है पूरे साल का वो डालिए। कोई टैक्सेस पे करें लोकल अथॉरिटी को, वो डालिए। नीचे जो 30% की रिबेट है अपने आप आ जाएगी। और इस प्रॉपर्टी पे भी कोई अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, वो डाल दीजिए। यहाँ भी 2 लाख की लिमिट है, कोई पिछला रेंट रिसीव हुआ है तो वो डालिए, अदरवाइज 0 कर दीजिए। इस तरह से आपकी लेट आउट की डिटेल एंटर हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल आपने एंटर कर ली। आगे बढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एड डिटेल पे क्लिक करिए। आप चाहे तो यहीं से क्वेश्चन के आंसर करके भी डिटेल एंटर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर स्किप क्वेश्चन करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये दिखते हैं, यहीं से कर लीजिए, इजी रहता है। डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, आजकल आपके AIS से ही ऑटो फिल होके आती है, आपको येस करना है। चाहे 100 रुपए का भी बैंक इंटरेस्ट आए, जरूर एंटर करिए, क्योंकि 10,000 रुपए तक का आपका पूरे साल का बैंक इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है। उससे ज्यादा का होगा तो टैक्सेबल होगा। कैसे एग्जाम्पशन लोगे वो आगे डिडक्शन में मिलेगी। यहाँ पे पूरा अमाउंट दिखाना है। मान लो आपको 50,000 का इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे पूरा दिखाओगे। मैं 50,000 डाल देती हूँ। डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम, ये तो थी सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट। नीचे आएगा आपका FD वगैरह का जो इंटरेस्ट है, ये भी आपके AIS से ऑटो फिल आता है। यस करोगे तो दिखेगा भी, चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। करेक्ट नहीं है तो, करेक्ट है तो एज इट इज रहने दो। अगर FD से इंटरेस्ट है तो डालिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। इनकम टैक्स से रिफंड मिला, ये भी आपके AIS में आ जाता है, इसको आप यहाँ पे एंटर करिए, यस करके। मिला है तो, नहीं है तो नो कर दीजिए। ये भी ऑटो फिल आता है वैसे मैक्सिमम। देन अगर आपका अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रोविडेंट फंड में अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करते हो, ये लास्ट ईयर से, इसी ईयर से अमेंडमेंट आई थी जिसके आप आईटीआर भर रहे हो, तो फिर आपका जो वो इंटरेस्ट है ना 2.5 लाख से ज्यादा के अमाउंट पे जो इंटरेस्ट आपको मिला है प्रोविडेंट फंड पे, वो टैक्सेबल है, वो आपको यहाँ पे डालना है। फर्स्ट प्रोविजो के हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन, सेकंड में अगर आपका एम्प्लॉयर नहीं करता तो 5 लाख तक की लिमिट है, तो वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजो यहाँ पे अलग अलग कर रखा है। ठीक है, ये भी सभी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, मैक्सिमम हाईयर इनकम वाले पर्सन जो PF में 2.5 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करते हैं उन पे एप्लीकेबल। ठीक है, अगर एप्लीकेबल हो रहा है तो यस करके डालना है। और ये आपको अपनी PF जो स्टेटमेंट जहां से आप निकालते हो ना प्रोविडेंट फंड की, वहां पे ब्रेकअप में जाएगा कौन सा टैक्सेबल इंटरेस्ट है, वो आप यहाँ पे डाल देना। ये 4 कैटेगरीज में ऑप्शन आई है इसको डालने की। देन आपकी अगर फैमिली पेंशन से इनकम है, यस करके डाल दीजिए, और जो डिडक्शन है फैमिली पेंशन पे वो अपने आप यहाँ पे निकल आएगी। नहीं है तो नो कर दीजिए। कोई और इनकम दिखानी है, यस करिए और डाल दीजिए। कोई अदर इनकम है, जैसे छोटी मोटी कोई अदर इनकम आ जाती है आपको, तो वो आप यहाँ पे एंटर करिए। जैसे मान लीजिए मैं इसमें 15,000 की इनकम दिखा देती हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ अदर इनकम।
जो भी आपकी इनकम है उसका जो भी डिस्क्रिप्शन आपको देना है वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। कोई डिविडेंड आपको रिसीव हुआ, यानी शेयर में ट्रेडिंग तो नहीं करी है इस साल कोई, पर पहले करी थी कभी, तो डिविडेंड रिसीव होता रहता है, तो ये इस पीरियड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रेकअप डाल दो। ये भी आपके AIS में आ रहा होगा तो आपको वहां से मिल जाए। कंटिन्यू कर दो, आपका सारा डेटा हो गया सेव। डल गई आपकी अदर इनकम। तो अदर इनकम को वो क्वेश्चन के हिसाब से डालना इजी रहता है, मैंने इसीलिए वहां से आपको उस फॉर्म में बताया। डिटेल डालती है ऐसे दिखेगी। कोई एडिट करना हो तो क्लिक करिए, एडिट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। ठीक है, कोई इनकम ऐड करनी रहेगी तो फिर आपको फर्दर ऑप्शन मिलेगी ऐड अनदर की। आपकी सारी इनकम डलेगी, सैलरी की भी, हाउस प्रॉपर्टी की भी, अदर सोर्स की। नीचे आ गया हमारे पास ऑप्शन एग्जाम इनकम को डालने का। बहुत से पर्सन को एग्जाम इनकम रिसीव होती है, ITR में रिपोर्ट नहीं करते, बाद में आ जाता है नोटिस। तो अगर आपको इन केसेस की एग्जाम इनकम मिली है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5000, रिपोर्ट कर दो। Any amount from the central state government by way of compensation on account of any disaster मिला है, रिपोर्ट कर दो। कोई आपकी पॉलिसी मेच्योर हुई है जिसका अमाउंट एग्जाम्प्ट है, सेक्शन 1010D में डाल के यहाँ पे शो कर दो। प्रोविडेंट फंड मिला है, स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड शो कर दो। स्कॉलरशिप granted to meet the cost of education, MP/MLA के allowance, award instituted by government, pension received by winner of Paramveer Chakra, defense medical disability pension, armed force की family pension, any income referred in section 1026 and 1026 AAA या any other कोई भी एग्जाम इनकम है यहाँ पे जरूर रिपोर्ट करिए, उसको चूज करिए और अमाउंट डाल दीजिए और ऐड कर दीजिए। क्लियर है आपको? डालते ही ये पेज आपका पूरा यहाँ पे रेडी हो जाएगा, आपको कंफर्म करना है और नीचे अब आपके पास नेक्स्ट टैब एक्टिव हो गई डिडक्शन की। अब आप डालोगे अपनी डिडक्शन के लिए भी क्वेश्चन यूज कर लो, इजी रहेगा। तो अगर आपको पसंद है मदद करना और आप करते हो डोनेशंस, तो डोनेशन अगर आप करते हो तो यस करिए। यस करते ही आपको ATG का शेड्यूल फिल करना होगा। ATG का शेड्यूल फिल करने के लिए ना आपको जिसको भी डोनेशन करिए उसे उनका पैन एड्रेस वगैरह ले लेना, वो डालना पड़ेगा। कैसे डालना है वो शेड्यूल में बताऊंगी आपको। देन क्या आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई डोनेशन करिए तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। क्या आपने कोई ATGG के लिए आप क्लेम कर रहे हो डिडक्शन, ये उनके लिए होती है जिनका ना तो HRA है और जो पर्सन रेंट पे रहते हैं वो ATGG में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ATC बहुत से पर्सन करते हैं, इसमें तो सेविंग्स जैसे कि आपने LIC करा रखी है, PPF में डिपॉजिट कराते हो आप, 5 ईयर्स की टैक्स FD ले रखी है, बच्चों की ट्यूशन फीस भरते हो, कोई भी आपने ऐसी पॉलिसी ले रखी है जो अंडर सेक्शन 80C कवर है, तो 1.5 लाख तक की लिमिट है। आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो आप सारा यहाँ पे डाल सकते हो, पर जो लिमिट है वो 1.5 लाख की रहेगी, ये फिर ऑटोमेटिक फिल कर लेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ 2 लाख डाल देती हूँ, ये देगा मुझे 1.5 लाख की डिडक्शन, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आप, तो अगर आपका एम्प्लॉयर ATCCD2 में कंट्रीब्यूट करता है, यस करके डाल दो, नहीं तो नो कर दो। ATD मेडिक्लेम ले रखा है आपने, यस करोगे ना तो इसका शेड्यूल फिल करना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखा दूंगी। एजुकेशन लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट अलाउड होता है, हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया, नहीं तो नो कर दो। अब बैंक इंटरेस्ट ATTTA में एग्जाम्प्ट है, इसका भी शेड्यूल भरना पड़ेगा मेरे को, ATTTA अलग से भरना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट दिखाया है तो मैं 10,000 की डिडक्शन ले लूँ। 50,000 का इंटरेस्ट दिखाया मैंने, मुझे ये डिडक्शन 10 की देगा, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा भी मुझे लग रहा है कि मेरी तो और भी डिडक्शन है, तो ये देखिए एनी अदर डिडक्शन के लिए यस करो। नीचे और भी डिडक्शन आ गई, कौन सी आ गई? पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड है तो डाल दीजिए, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कंट्रीब्यूशन टू NPS में अगर आप पैसा डाल दो, मान लो इस केस में है 50,000 की लिमिट है, मैं मान लो यहाँ पे 60,000 डाल दूँ तो ये मुझे बता देगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80B इज मोर देन डिडक्शन डिटेल प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज रीवेरीफाई, और ये मुझे पूरे 60,000 की डिडक्शन नहीं देगा, मैं अभी दिखाऊंगी आपको, मैं जान के ज्यादा डाल रही हूँ। ATDD मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हु इज पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें ले रहे हो डिडक्शन तो डाल लो। ATDDB मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीजेस, ATEE और ATEE ये पर्टिकुलर ईयर्स में हाउसिंग लोन लेने के लिए डिडक्शन आई थी। कुछ लोग इसे जो हमने अभी हाउसिंग लोन डाला ना, इंटरेस्ट जो डाला लोन वाला, कुछ लोग इसको इससे मिक्स कर देते हैं कि अब बाकी बचा इंटरेस्ट यहाँ क्लेम कर लेते हैं, नहीं, ये पर्टिकुलर ईयर्स के लिए डिडक्शन। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लिया, ATEB डोनेशन करे पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ डालना है, और कोई पर्सन हो आप डिसेबिलिटी वाले तो ATU में आपको डिडक्शन मिलती है। और साथ ही जो आपने अभी जैसे हमने पीछे हाउसिंग लोन भरा, उसका हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट तो हमने हाउसिंग लोन इनकम में, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में दिखा दिया, पर जो उसका अब प्रिंसिपल है वो 80C में एलिजिबल है आपका डिडक्शन के लिए। ठीक है, तो जो डाटा है अपना भर लो, अब कर लो कंटिन्यू पे। क्लिक करते ही अब देखिए मैंने क्या किया था, ATC में डिडक्शन कितनी दिखाई थी? 2 लाख। दे कितनी रहा है मुझे?
क्या 2 लाख दे रहा है? 150। तो चेक्स लगे हुए यहाँ पे, कोई भी ऐसे आपको कुछ भी नहीं मिल जाएगा। 1,50,000 कर दिया। 80D के लिए बोल रहा है मुझे, ये शेड्यूल फिल कर लो, एडिट करके करते हैं। तो 80D में शेड्यूल में आपको 2 कैटेगरीज दी है। नंबर 1 खुद के लिए या फैमिली के लिए ले रखा है इंश्योरेंस। नंबर 2 अपने सीनियर, अपने पेरेंट्स के लिए अगर आपने ले रखा है जो आप पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपका खुद के लिए है तो 3 क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन तो आपके लिए जो 2 क्वेश्चन है, क्या आप सीनियर सिटीजन हो तो यस करो। यस करोगे तो क्या होगा, जो नीचे है ना ये ए एंड बी पार्ट इसके, ठीक है, वो ना यहाँ पे बी पार्ट एक्टिव कर देगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन के लिए ऑप्शन है। और यहाँ पे देखिए वार्निंग भी देता है, ये यहाँ पे चेक्स लगे हुए हैं, क्योंकि आपकी ये जो आइटम में भर रही हूँ उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये सीनियर सिटीजन है ही नहीं, तो इसलिए बोल रहा है कि आप सीनियर सिटीजन हो ही नहीं, गलत चूज कर रहे हो। ठीक है, तो नो करूंगी तो फिर मुझे पहले पार्ट में इंफॉर्मेशन भरनी है। हेल्थ इंश्योरेंस, मान लो इस केस में 13,065 रुपए। प्रिवेंटिंग हेल्थ चेकअप के आप 5,000 की डिडक्शन ले सकते हो, वो डाल लो। सीनियर सिटीजन होते तो यहाँ डिटेल डालते। नीचे पेरेंट्स की डालनी है, पेरेंट्स के लिए भी वही क्वेश्चन कि क्या वो सीनियर सिटीजन है, यस करोगे तो फिर बी पार्ट में डिटेल डालनी है, नो करोगे तो ए पार्ट में डिटेल डालनी है। सीनियर सिटीजन के केस में ना एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये होता है कि अगर उनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता ना तो उनको मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन अलाउड है। ठीक है, उनके बिल्स आपको संभाल के रखने हैं अपने पास। और अगर आप क्लेम ही नहीं कर रहे, नोट क्लेमिंग, तो फिर ये ऑप्शन सिलेक्ट करनी है आपको। ठीक है, ऐसे करना है आपको अपना मेडिक्लेम। डाल दिया आपने, मेडिक्लेम भी डाल दिया, मेरे साथ साथ डाल दिया। 80CCD1B एनपीएस में मैंने क्या करा था, 60,000 की डिडक्शन डाल दी थी। ये कह रहा है कि आप एलिजिबल कितने के लिए हो, 50,000 की। तो ये चीजें मैं आपको दिखाना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये डाला था। ठीक है, ATG की बात करते हैं अब। इसके लिए शेड्यूल भरना है। तो ATG में जो आपकी डोनेशन है ना वो 4 कैटेगरीज की हो सकती है। पूरी 100% डिडक्शन वाली, जैसे कि आप कोरोना टाइम में बहुत से पर्सन ने PM केयर्स में डोनेशन की थी, वो 100% डिडक्शन के लिए अलाउड थी। गवर्नमेंट के ज्यादातर डोनेशन जो होते हैं ना वो इसमें अलाउड होते हैं। 50% डिडक्शन मिलती है, जिसकी सिर्फ मान लो 10,000 का अमाउंट डोनेट करा, सीधा 5,000 की डिडक्शन इसमें मिल जाएगी। फिर कुछ क्वालिफाइंग लिमिट के साथ, यानी आपकी इनकम बेस्ड डिडक्शन मिलती है डोनेशन पे। ठीक है, ज्यादातर जो प्राइवेट जगह पे आप डोनेशन देते हैं ना वो इनमें कवर होते हैं। तो आप इस पे क्लिक करोगे तो पैन ऑफ द डोनी, नेम, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, ये डिटेल डालनी होगी। और डोनेशन कैश में है तो यहाँ दिखाइए, अदर देन कैश में तो यहाँ दिखाइए। एलिजिबिलिटी कितनी है ये अपने आप यहाँ कैलकुलेट करेगा अकॉर्डिंग टू योर इनकम। इनकम बेस्ड डिडक्शन होती है। ठीक है, क्लियर आपको? इस तरह के कंसेप्ट हमारे इनकम टैक्स कोर्स में बहुत अच्छे से कवर कराए गए हैं। तो कैंसिल कर देते हैं, इस केस में मैं कोई डिडक्शन नहीं डाल रही हूँ ATG की। अब भरते हैं अगला शेड्यूल, देखते हैं कौन सा रह गया। ATTTA में मैं डाल के देखती हूँ पूरे 50,000 की डिडक्शन, जितना इंटरेस्ट मैंने दिखाया। कितना देगा मुझे? 10,000। क्लियर है आप? और सीनियर सिटीजन को ATTB में डिडक्शन मिलती है। तो यहाँ पे अब क्योंकि ये सीनियर सिटीजन की रिटर्न नहीं है तो इसलिए वो मुझे ATTB का सेक्शन ही नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो इसलिए कर रखा है ये चीजें, इसलिए डिसेबल कर रखी है ताकि गलतियां ना हो। तो देखिए वेदर में 50,000 की डिडक्शन यहाँ लेना चाहो, मिलेगी मुझे 10,000 की ही, तो मुझे ऐड कर लेना। क्लियर है आपको? 10,000 तक का आपका बैंक इंटरेस्ट एग्जैक्ट हो गया। सारी डिडक्शन डाल ली, कंफर्म कर दो। अगली टैब पे आ जाओ, टैक्स पेड, जो भी आपका TDS कटा है, TCS कटा है, सैलरी का अलग दिखेगा, अदर देन सैलरी का अलग दिखेगा। TCS कटा है वो दिखेगा। ठीक है, अगर आपने खुद टैक्स पे करा है या आयकर भरते हुए लगा आपको टैक्स बन रहा है आपका, तो आपको अपना जो टैक्स है ना वो यहाँ सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जरूर ऐड करना है। BSR कोड, चालान नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट एंड अमाउंट, अदरवाइज आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा यहाँ नहीं डालोगे तो। और अगर आपका TDS सैलरी का कटा है तो शो डिटेल करके आप देख सकते हो। और अदर देन सैलरी का कटा है ना तो देखने के साथ ही उसको एडिट जरूर कर लेना, क्योंकि वो आपसे पूछेगा ये जो आपका अदर TDS कटा है इसकी इनकम आपने कौन से हेड में रिपोर्ट करी है, वो आपको बताना पड़ेगा। तो एक एक्शन यहाँ पे लेना पड़ेगा। इस केस में तो आ नहीं रहा TDS, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। अगर आपका TDS अदर देन सैलरी कटा है तो एक बार उसको एडिट करके उस पर एक्शन ले लेना, जहां भी जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा वो दे देना। ठीक है, क्लियर है? इस पर जरूर एक्शन ले लेना, फिर इसको कंफर्म कर देना। चाहे कोई डिटेल आपकी जीरो भी हो, एक्शन जरूर लेना आपको, क्योंकि वो कंफर्म होगी तभी अगली टेबल एक्टिव होगी। ये जो टेबल है ये सारी कंप्यूटेशन ऑटोमेटिक इस यूटिलिटी में होगी, आपको कुछ नहीं करना। आपकी इनकम दिखाएगा, ये डिडक्शन दिखा देगा, टोटल इनकम दिखा देगा, फिर दिखाएगा आपकी कंप्यूटेशन, टैक्स कितना बना, रिबेट आपको कितनी मिली, टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट कितना मिला बना, हेल्थ एजुकेशन सेस कितना लगा, टोटल टैक्स एंड सेस कितना लगा, कोई रिलीफ आप क्लेम कर रहे हो सैलरी के एरियर की, पुरानी सैलरी मिली थी एरियर की, उसका रिलीफ अगर आप क्लेम कर रहे हो उसके लिए फॉर्म 10 भी भर लेना। और अगर रिलीफ क्लेम करे तो यहाँ पे आपको अपने आप डालनी पड़ेगी, रिलीफ ऑटोमेटिक फिल होके नहीं आएगी।
कोई आपको इंटरेस्ट एप्लीकेबल हुआ है या फिर लेट फी तो वो भी यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होगी, और फिर आपको दिख जाएगा टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे कुछ अमाउंट पेबल बनता है तो पहले पे करना, फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स वाली टैब में डालना, टैक्स पेड वाली में, और फिर कंफर्म करना जब तक आपका यहाँ पे अमाउंट खत्म ना हो जाए पेबल। मैं यहाँ पे कर देती हूँ कंफर्म। अब सारी देखिए टैब हो गई आपकी कंफर्म। चेक कर सकते हो आप जितनी भी बार आपको चेक करनी है, बट बिल्कुल सही डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। क्लिक कर दो प्रोसीड पे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही ये जो यहाँ पे जो लिखा आ रहा है ना, इसको आपने 2 बार केयरफुली पढ़ना है। पेमेंट अगर आपकी बन रही होगी अमाउंट पेबल तो वो भी दिखेगा, जीरो है तो देखिए इस केस में जीरो दिख रहा है, रिफंड होगा तो वो अमाउंट भी दिखेगा। तो इसको केयरफुली देखना कि आपके हिसाब से जो रिफंड बनना चाहिए या आपके हिसाब से जो टैक्स बनना चाहिए क्या वो बन रहा है, या आपके हिसाब से आपका टैक्स जीरो हो जाना चाहिए, क्या वो आ रहा है या नहीं, तभी आगे प्रोसीड करना। गलत है तो फिर बैक चले जाओ, डिटेल्स को ठीक कर लो। ठीक है, ये सारा फिर से समरी दिखेगा। बस प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक कर दो, जो आपका नाम वगैरह आ रहा है ऑटो फिल आ रहा है, प्रोसीड टू प्रीव्यू कर लो। प्रीव्यू में देखिए दिखेगी आपकी आईटीआर। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। ये जो फॉर्म आ गया ना आपके पास पूरा फिल होके, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और यहाँ पे भी आके ना फिर आप क्या करना, ये जो आपको ये पार्ट डी दिखेगा ना, इसमें एक बार फिर से अमाउंट पेएबल जीरो हो गया है या नहीं इसको चेक कर लो। रिफंड अगर बन रहा है तो रिफंड आ रहा है या नहीं, इसको 2 बार जरूर चेक कर लेना। गलती के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस भरते ही प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर दो। ठीक है, वैलिडेशन सक्सेसफुल होगा, कोई भी एरर नहीं होगी तो यही मैसेज आएगा जैसा आपको यहाँ दिखा है। कोई एरर होगी तो आपको वो यहाँ पे स्क्रीन पे शो करेगा, उस एरर पे क्लिक करके उस एरर को ठीक कर लेना, वो आपको पहुंचा देगा उसी पेज पे जहां पे एरर होगी। ठीक है, बस अब आप चाहो तो फिर से बैक जाना, चाहो तो प्रीव्यू रिटर्न पे चले जाओ। भर लिए रिटर्न, बिल्कुल सही है। तो अब आपका लास्ट स्टेप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, इस पे हम कर रहे हैं क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे, आपसे पूछेगा कैसे ई वेरीफाई करना चाहते हो, आधार ओटीपी से, नेट बैंकिंग से, बैंक अकाउंट से, डीमेट अकाउंट से, तो जिससे भी करना सो क्लिक करो। ज्यादातर पर्सन यही ऑप्शन यूज करते हैं। अगर आपका मोबाइल आधार से लिंक नहीं है तो फिर आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी पड़ेगी। एक्नॉलेजमेंट आएगी आपके पास, जब आप ही वेरीफाई को स्किप कर दोगे, एक्नॉलेजमेंट आएगी, उसको साइन करके जो एड्रेस उस पर दिया उसको साइन करोगे, तभी आपकी फर्दर आईटीआर प्रोसेस होगी। और अगर आप ई वेरीफाई कर रहे हो तो क्विकली साथ साथ एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी आपको। मान लो इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करा, कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू करते ही आई एग्री करना है, जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो ओटीपी आपके मोबाइल पे आए उसको एंटर करो, वैलिडेट कर दो, आपकी जो आईटीआर है वो ई वेरीफाई हो जाएगी। नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हो। नेट बैंकिंग सिलेक्ट करोगे, अपना बैंक सिलेक्ट करोगे, कंटिन्यू करोगे, बैंक की लॉगिन डिटेल्स डालोगे, आपका ई वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, या फिर सर्विसेज में जाके बाद में भी ई वेरीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ई वेरीफाई होते ही आपकी आईटीआर आपकी मेल पे भी आ जाती है एक्नॉलेजमेंट, और आप वैसे भी बाद में भी डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो वो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ आना है आपको डैशबोर्ड पे, टैक्स रिटर्न में आना है, व्यू फील्ड रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगी आपकी जो रिटर्न भरी हुई है, और फिर यहाँ से आप उसकी रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं। ये आ जाती है आपकी एक्नॉलेजमेंट। तो कुछ इस तरह की आपकी एक्नॉलेजमेंट निकलती है जब आप ई वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? ये ऐसे आ जाएगी आपकी एक्नॉलेजमेंट आईटीआर भरने के बाद। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने पूरी की पूरी प्रोसेस समझ के मेरे साथ साथ आईटीआर फाइल कर ली है। अगर मेरे साथ साथ करिए आईटीआर फाइल तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि जी हाँ, आपने मेरी वीडियो को देख के आईटीआर भरी है। वीडियो इसीलिए लंबी है क्योंकि मैंने कोशिश करी है आपके साथ सारे कंसेप्ट आपको बताने की, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर करने की। अगली वीडियो रहेगी, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी आईटीआर 4 की। अब बात करते हैं हमारे कोर्सेज की। हमारा इनकम टैक्स का कोर्स लाइव क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। 20 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, पर रिकॉर्डिंग भी मिलती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप इसमें एनरोल करिए, आईटीआर 1, 2, 3, 4 भरना सीखिए। जीएसटी का अपडेटेड कोर्स अवेलेबल है। आपको लगता है कि मुझे तो जीएसटी भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, अलग अलग क्या लेना, तो कॉम्बो अवेलेबल है। हमारा ऑटोमेशन का कोर्स है, ये बहुत ही ज्यादा डिमांडेड एंड पॉपुलर कोर्स है, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो भी कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल, आप उसमें एनरोल करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।